नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायजीके में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ कोशिका विज्ञान का भाग नंबर 2 यानी कि साइटोलॉजी का पार्ट नंबर 2। इस पार्ट के अंतर्गत हम लोग कोशिका की संरचना का स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो की और जान लेते हैं कि कोशिका संरचना क्या होता है। तो कोशिका संरचना, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग सेल स्ट्रक्चर कहते हैं, इसको समझने के लिए हमने इसे दो पार्ट में बांट दिया है। कोशिका की एक होती है बाहरी संरचना और दूसरी होती है भीतरी संरचना। तो आप लोग को याद रखना है कोशिका की कितनी संरचना होती है, दो, एक बाहरी और दूसरी भीतरी। ये जो कोशिका की बाहरी संरचना है, इसके अंतर्गत हमें कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के विषय में पढ़ना होता है। जबकि कोशिका की जो भीतरी संरचना होती है, इसके अंतर्गत हम लोग केवल जीव द्रव्य के विषय में पढ़ते हैं। तो आप लोग को याद रखना है कोशिका के बाहरी संरचना के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। जबकि कोशिका की भीतरी संरचना के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, जीव द्रव्य। तो हम लोग पहले कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के विषय में देखेंगे, यानी कि बाहरी संरचना का स्टडी करेंगे, फिर हम लोग भीतरी संरचना का स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग बाहरी संरचना को देख लेते हैं। तो बाहरी संरचना के अंतर्गत हमें पढ़ना है कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली को ही इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। और ये जो कोशिका झिल्ली होती है, इसका एक नाम और है, आप लोग को याद रखना है। इसका एक और नाम क्या है, इसका एक और नाम है प्लाज्मा झिल्ली। क्या नाम है, प्लाज्मा झिल्ली। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। तो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति को समझने के लिए हम लोग इसका अंतर समझ लेंगे। अगर आप कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में अंतर समझ लीजिएगा तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग फिगर समझ लेते हैं। ये जो फिगर आप लोगों को दिख रहा है, इसमें एक बॉर्डर आप लोगों को ब्लैक कलर से दिख रहा होगा। यहाँ पर ये जो बॉर्डर है, यही बॉर्डर क्या है, यही है कोशिका झिल्ली। यानी कि कोशिका की जो सबसे बाहरी आवरण होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब कोशिका भित्ति को देखते हैं। तो ये जो फिगर आप लोगों को दिख रहा है, इसमें भी बाहरी आवरण आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मोटा सा होता है। तो ये जो बाहरी आवरण है, जहाँ मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, यही क्या है, तो यह है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली, ये दोनों जो होता है कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। ये जो होता है कोशिका भित्ति, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। जबकि ये जो कोशिका झिल्ली होता है, यह जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और पादप कोशिका में भी पाया जाता है। तो इससे संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि खोजकर्ता कौन है, यानी कि कोशिका झिल्ली की खोज किसने किया और कोशिका भित्ति की खोज किसने किया। तो कोशिका झिल्ली की खोजकर्ता अगर आपको पूछा जाए तो याद रखना है क्रेमर और नगेली, इन दोनों वैज्ञानिक ने मिलकर कोशिका झिल्ली की खोज की थी। तो आप लोगों को याद रखना है क्रेमर और नगेली। क्रेमर और नगेली ने किसकी खोज किया, तो कोशिका झिल्ली की खोज किया। और कोशिका भित्ति के खोजकर्ता आपसे पूछा जाए तब आपको बताना है रॉबर्ट हुक का नाम। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। तो कोशिका के खोजकर्ता पूछा जाए या फिर कोशिका भित्ति की खोजकर्ता पूछा जाए, आपको क्या बताना है, रॉबर्ट हुक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है उपस्थिति। तो उपस्थिति मैंने आपको बताया कि ये जो कोशिका झिल्ली होता है, यह जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। जंतु कोशिका कहने का मतलब है कि कोई भी मनुष्य है, कोई भी जानवर है, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, ये सब जंतु होता है। और पादप के मतलब पेड़ पौधा होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है, ऑप्शन वहाँ पर होगा जंतु कोशिका, पादप कोशिका, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या बनाना है, दोनों, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में ही क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली। अब कोशिका भित्ति को देख लेते हैं। तो कोशिका भित्ति जो होती है वह केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। आप लोग याद रखना है कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, यह केवल पेड़ पौधों की कोशिका में ही पाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं कि बनी किससे होती है। तो आप लोग याद रखना है कोशिका झिल्ली दो चीज़ों से बनी होती है, एक है प्रोटीन और दूसरा है फॉस्फोलिपिड। तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, आपको क्या बताना है, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड। प्रोटीन आप लोग जरूर सुने होंगे,
प्रोटीन समझते ही होंगे। फॉस्फोलिपिड क्या होता है ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो लिपिड कहने का मतलब होता है वसा। लिपिड कहने का मतलब क्या होता है वसा, और वसा आप लोग जरूर समझते होंगे। और फॉस्फो कहने का मतलब है फॉस्फोरस, यानी कि ऐसा वसा जिसमें फॉस्फोरस के अणु पाए जाते हैं उसी को हम लोग फॉस्फोलिपिड कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड का अर्थ मैंने आपको समझाया कि ऐसा वसा जिसमें किसके अणु हो, फॉस्फोरस के अणु हो। अब आगे बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो कोशिका भित्ति जो होती है यह भी दो चीज़ों से बनी होती है, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज। यह जो होता है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। सेलुलोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। इन सब के विषय में आगे जब मैं पोषण चैप्टर पढ़ाऊंगा तो विस्तृत रूप से समझाऊंगा कि क्या होता है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि सेलुलोज और हेमी सेलुलोज क्या है। तो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और सेलुलोज से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोटबुक में जो कागज बनता है, जिस कागज पर आप लिखते हैं वह किससे बना होता है। तो आप लोग याद रखना है सेलुलोज से। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कागज किससे बना होता है, तो आपको क्या बताना है, सेलुलोज। सेलुलोज से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है। तो आप लोग याद रखना है विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है, तो यही है सेलुलोज। ये सब भी आप लोग को याद रखना है। अब आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन जीवित होती है और कौन मृत होती है। तो आप लोग को याद रखना है कोशिका झिल्ली जीवित होती है, जबकि कोशिका भित्ति जो होती है वह मृत होती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन बनता है कि कौन पारगम है और कौन अर्ध पारगम है। तो पहले मैं आप लोगों को पारगम क्या होता है वो समझाता हूँ और अर्ध पारगम क्या होता है ये समझाता हूँ। तो अगर कोई चीज़ मान लीजिए कि किसी कोशिका के भीतर से बाहर तक निकल जाए तो उसे हम लोग पारगम कहते हैं। कोई भी चीज़ निकल जाए और कोई भी चीज़ बाहर से अंदर भी चल जाए तो उसको हम लोग पारगम कहते हैं। लेकिन अगर सब कुछ अंदर बाहर नहीं जाए, कुछ चीज़ ही अंदर जाए और कुछ चीज़ ही अंदर से बाहर आए तो उसे हम लोग अर्ध पारगम कहते हैं। तो ये जो कोशिका झिल्ली होती है यह होती है अर्ध पारगम यानी कि सेमी परमिएबल, और कोशिका भित्ति जो होती है वह पारगम होती है। कहने का मतलब यह है कि ये जो कोशिका झिल्ली होती है इससे कुछ पदार्थ ही अंदर जा सकते हैं और कुछ पदार्थ ही अंदर से बाहर आ सकते हैं। सभी पदार्थ को अंदर जाना या सभी पदार्थों को अंदर से बाहर आना संभव नहीं है। इसलिए कोशिका झिल्ली जो होता है वह अर्ध पारगम होता है, और ये जो कोशिका भित्ति होती है यह पारगम होती है। पारगम कहने का मतलब इससे कोई भी चीज़ अंदर से बाहर जा सकती है और बाहर से और अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, ये दोनों हो सकता है, इसलिए यह पारगम है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, कठोर या मुलायम। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा है कि इसमें यह बहुत ही पतली है, तो पतली चीज़ क्या होगी, मुलायम होगी। तो कोशिका झिल्ली जो होती है वह मुलायम होती है, जबकि कोशिका भित्ति जो होती है वह कठोर होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन इसमें से पतला होता है और कौन मोटा होता है। तो आप फिगर देखकर ही कह दीजिएगा कि कोशिका झिल्ली जो होती है वह पतली होती है और कोशिका भित्ति जो होती है वह मोटी होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतना बात समझ गए होंगे। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छी तरह से नोटबुक में नोट कर लेना है और फिर इसको याद कर लेना है। मेरा काम है कंटेंट प्रोवाइड कराना और आप लोगों का काम है इसे अच्छी तरह से याद करना। अब आगे हम लोग कोशिका झिल्ली के कार्य को देखते हैं। कोशिका झिल्ली के कई कार्य है, जिसमें कि पहला काम है कोशिका को निश्चित आकार देना। कोशिका किस आकार का होगा यह कौन निर्धारित करता है, कोशिका झिल्ली। दूसरा काम देखते हैं। दूसरा काम है इसका कोशिका के भीतरी अंगों का निर्माण करना। कोशिका के बाहरी संरचना में कोशिका झिल्ली हम लोग पढ़ रहे हैं, और कोशिका के भीतर बहुत सारा अंग होता है, जैसे कि लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन सबों के निर्माण में कौन सहायक होता है, तो ये कोशिका झिल्ली ही होता है। अगला काम क्या होता है, अगला काम इसका होता है परासरण तथा विसरण की क्रिया संपन्न कराना। ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला काम हम लोग देख लेते हैं। तो अगला काम इसका है एक कोशिकीय जीवों में सिलिया, फ्लैजिला तथा कुटपाद का निर्माण करना। ये भी आप लोग को याद रखना है। एक कोशिकीय जीव आप समझते होंगे, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया,
क्लेमाइडोमोनास। ये सब क्या है, ये सब के सब एक कोशिकीय जीव है। और एक कोशिकीय जीव में सिलिया, फ्लैजिला और कूटपाद पाया जाता है। और इन सब का निर्माण कौन करता है, कोशिका झिल्ली करता है। अब कोशिका झिल्ली से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका झिल्ली के संबंध में तरल मोजाइक मॉडल किसने दिया। तो कोशिका झिल्ली को समझने के लिए एक मॉडल दिया गया था, जिसे कि हम लोग तरल मोजाइक मॉडल कहते हैं। तो इस मॉडल का प्रतिपादन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर किया है, जिनका कि नाम है सिंगर तथा निकोल्सन। क्या नाम है, सिंगर तथा निकोल्सन। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कोशिका भित्ति के कार्य को समझ लेते हैं। तो कोशिका भित्ति का पहला कार्य होता है कोशिका को सूखने से बचाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका को सूखने से कौन बचाता है, तो आपको क्या बताना है, कोशिका भित्ति। अगला काम इसका है कोशिका झिल्ली की रक्षा करना। यह कोशिका झिल्ली के ऊपर से पाई जाती है, तो जाहिर सी बात है कि यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करेगी। तो आप लोग को याद रखना है कोशिका झिल्ली की रक्षा कौन करती है, कोशिका भित्ति में। लेकिन आप लोग को यह भी ध्यान में रखना है कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, यह जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है पादप कोशिका को निश्चित आकार, मजबूती तथा सुरक्षा देना। यह काम भी किसका है, तो यह काम भी कोशिका भित्ति का ही है। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कवक, शैवाल तथा जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन की बनी होती है, शैवाल की सेलुलोज से बनी होती है, जबकि जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वह पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। थोड़ा टफ नाम है, बायोलॉजी में नाम जब आप कई बार इसको पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। एक बार में याद करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, 2 दिन 3 दिन आप रिवीजन कीजिएगा, आपको अच्छी तरह से यह याद हो जाएगा। अब आगे हम लोग देख लेते हैं जीव द्रव के विषय में। तो यहाँ पर हमने कोशिका का एक फिगर बनाया है। इसमें अभी मैंने आपको समझाया कि यह कोशिका झिल्ली है और इसके भीतर जो ये सब पदार्थ दिख रहा है ये सब क्या है, तो ये सब है कोशिका जीव द्रव है। क्या है, जीव द्रव। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं। तो जीवन का जो भौतिक आधार होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। और जीव द्रव को ही इंग्लिश में हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने आपको बताया कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं, जीव द्रव को। लेकिन यह बात सबसे पहले कहा किसने, तो एक वैज्ञानिक है हक्सले। इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जीव द्रव की खोज किसने की। तो आप लोग याद रखना है जीव द्रव की खोज किया गया था डुजारडीन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। इसके द्वारा, डुजारडीन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ से है कि जीव द्रव का नामकरण किसने किया। तो जीव द्रव जिसे कि हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, तो यह सब सबसे पहले कोई ना कोई प्रयोग किया होगा। तो यह सब सबसे पहले प्रयोग किया गया था पुरकिंजे के द्वारा। किसके द्वारा, पुरकिंजे के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ से है कि प्रोटोप्लाज्म मत का प्रतिपादन किसने किया। तो प्रोटोप्लाज्म के विषय में एक थ्योरी है, इस थ्योरी का प्रतिपादन किया गया था मैक्स सुल्ज नामक वैज्ञानिक के द्वारा। ये सब वैज्ञानिक का नाम है, आप लोग को याद रखना है। हक्सले ने क्या कहा कि जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, डुजारडीन ने खोज की, पुरकिंजे ने इसका नामकरण किया, जबकि जीव द्रव के विषय में मत यानी कि सिद्धांत किसने दिया था, मैक्स सुल्ज ने। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जीव द्रव कैसा होता है। तो जीव द्रव जो होता है यह पारभासी होता है, गाढ़ा होता है और साथ ही साथ रंगहीन होता है। तो ये सब आप लोग को याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक कौन होता है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग को याद रखना है कि सर्वाधिक मात्रा में इसमें क्या पाया जाता है, जल, जो कि 80% होता है। तो ये तो हो गया यौगिक। अगला सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि जीव द्रव का 99% भाग किन तत्वों से मिलकर बना होता है। तो यौगिक पूछा जाएगा तो आपको जल बताना है। अगर तत्व पूछा जाएगा तो आपको बताना है ऑक्सीजन, यह 76% होता है। इसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, यह सब मिलकर जीव द्रव के 99% भाग को बनाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक का अनुपात कितना होता है। आपको याद रखना है कि जीव द्रव में अकार्बनिक यौगिक भी होता है और कार्बनिक यौगिक भी होता है। तो इसका अनुपात पूछा जाए तो
तो आप लोगों को बताना है 81:19। कितना? अकार्बनिक 81 भाग होता है और कार्बनिक भाग जो होता है वह केवल 19 भाग होता है। ये सब था जीव द्रव से जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे जीव द्रव के अंदर कौन कौन सी संरचना पाई जाती है, यानी कि कोशिका के अंग के विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके भीतर एक बड़ा सा गोल स्ट्रक्चर होता है जिसे कि हम लोग केंद्रक कहते हैं। फिर हम लोग कोशिका द्रव के विषय में पढ़ेंगे, केंद्रक द्रव के विषय में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जो है नेक्स्ट वीडियो का क्वेश्चन है। तो अगला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।